अखंड भारत की ज़रूरत है और अखंड भारत बनना चाहिए। वो मुल्क जो कभी इसके अंदर थे, पुराने भारत के अंदर जो मुल्क थे, वो अगर वापस जुड़ जाएं तो उन सब का मफाद है इसके अंदर। वापस जुड़ेंगे तो धर्म के आधार पर जुड़ेंगे। धर्म के आधार पर टूटे थे, वापस धर्म के आधार पर जुड़ेंगे। सिनेरियो रखा आपके सामने आज की दुनिया का। तो इसमें जाहिर है इसलिए रखा कि इंडिया पाकिस्तान एक जंगें चली आ रही हैं। एक 3 बड़ी जंगें हो चुकी, उसको भी जंग कहा जाता है। छोटी थी जो कारगिल वार हुई, उसे मिला ले तो 4। ये उसको जीत नहीं सकते, चाहे जितने पावरफुल हो जाए। वो तो ये नेपाल को नहीं ले सकते, ये भूटान को नहीं ले सकते। इतना बड़ा मुल्क ये भूटान को नहीं ले सकता। आज की दुनिया की इक्वेशंस ऐसे ही हैं कि इसमें चाहे जितना बड़ा पावरफुल मुल्क हो और चाहे उसके मुकाबले में जितना टाइनी और छोटा हो, कब्जा नहीं कर सकते ताकत के साथ में। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, चाहे जितना उनके यहाँ की अपनी मिसमैनेजमेंट हो, लेकिन न्यूक्लियर पावर भी है, अच्छी खास बड़ी फौज भी है, इनसे चाहे जितनी कम हो, लेकिन एक बड़ी फौज भी है। तो भूटान को नहीं ले सकते। सिक्किम की जब पार्लियामेंट ने या उनकी मोनार्की ने पास कर दिया तो वो इंडिया में मिल गया। ये अलग अलग कंट्रीज थे, भूटान आज भी अलग कंट्री है, सिक्किम यहाँ पर इसमें शामिल हो गया। अब अगर रीयूनिफिकेशन होता है तो वो डिप्लोमेसी से होता है, और उस डिप्लोमेसी में दोनों के मफाद होते हैं, तब होता है, वरना नहीं होता जब दोनों के इंटरेस्ट होते हैं। इतने ममालिक मैंने मिसाल दी आपको ना, रीयूनाइट हो गए, और जो भी रीयूनाइट हुए उन्होंने काफ़ी तरक्की की, इसलिए कि बहुत बड़ी पावर उनकी झुक जाती है एक दूसरे से लड़ने में। लड़ना और हथियारों का दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ों बजट जिन चीज़ों पे खर्च होता है तो जंग ही तो है। जंग ना हो रही हो तो हथियार इकट्ठा करने, फर्जी दुश्मन है कि वो हमला कर देगा, ये कर देगा। तो ये सारा कैपिटल यानी कम से कम दर्जे की जो बात होती है, और बहुत एडवांटेज है। कम से कम दर्जे की बात ये होती है कि उनका डिफेंस बजट मिनिमाइज हो जाता है। अब वियतनाम, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम की आपस में जंग है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की आपस में जंग है। चाहे वो जंग बॉर्डर पर ना हो रही हो, लेकिन दुश्मन एक दूसरे के हथियार इकट्ठा कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब जरूरत नहीं बची, उनका दुश्मन नहीं बचा कोई, बॉर्डर्स पे कोई दुश्मन नहीं उनके। तो एक खाली अलामती एक आर्मी रह सकती, सिंबॉलिक, बस जरूरत ही नहीं आर्मी की। तो ऐसे ही अगर कभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश रीयूनाइट हो जाएं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फौज चाइना पे लगानी है, बाकी किसी तरफ कुछ नहीं करना है। बेपनाह बड़ा बजट है जो फिर वो इनके तामीरी और कंस्ट्रक्टिव कामों के ऊपर लग जाएगा, जो उधर खर्च हो रहा है, उधर का भी और इधर का भी, और दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। मैंने ये जिक्र क्यों छेड़ा आज? कल एक बहुत अहम बयान आया आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत साहब का हैदराबाद में। उन्होंने कहा कल कि अखंड भारत की ज़रूरत है और अखंड भारत बनना चाहिए। आरएसएस तो कहती रही है, बहुत कभी कभी कोई बयान आता रहा है इत्तेफाकिया। जो बयान आते थे वो इसलिए आते थे कि जो हिंदू पब्लिक है उसके दिमाग में ज़रा सा ये ताज़ा हो जाए, जो उनके जहनों में डाला गया है, ये ताज़ा हो जाए कि ये मुसलमानों ने देश विभाजित किया था। ये सिर्फ इसलिए बयान आते थे, उसके पीछे और कोई नियत नहीं होती थी अखंड भारत का। कभी कोई अगर बयान देता था, नक्शे उनके ऑफिस में लगे, इससे आगे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया उस डायरेक्शन के। कल का बयान उससे मुख्तलिफ था, इसलिए अहम है। पहली मर्तबा एक तामीरी या कंस्ट्रक्टिव बयान था, और पहली मर्तबा ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कुछ सिंसियरिटी है और कुछ ऑफर है। उन्होंने कहा कि ये रीयूनिफिकेशन या दोबारा एक होना जंग से मुमकिन नहीं है, बड़ी बात है। तो अब ये जंग से मुमकिन नहीं है तो ये भड़काने वाली बात नहीं की, या किसी ग्रुप को लेने की बात नहीं हो रही है, जो कुछ कल उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ये जंग से मुमकिन नहीं है, बल्कि रीयूनिफिकेशन जब होगा तो वो वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर होगा।
कि सारी मानवता एक परिवार है। वो होगा तो धर्म के आधार पर होगा। अगर वापस जुड़ेंगे तो धर्म के आधार पर जुड़ेंगे। धर्म के आधार पर टूटे थे, वापस धर्म के आधार पर जुड़ेंगे। बहुत अहम चीज़ें थी जो उसके अंदर कही गई। वो एक सरसरी, वो किसी ग्रुप को दोबारा चार्ज करना माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये नहीं थी उसके अंदर। जरा सी भी क्लियर कट उन्होंने जितनी बातें और कही हैं उस सब के पीछे एक बहुत तामीरी बयान है। आरएसएस के चीफ की ज़बान से आना बहुत अहम हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मौजूदा हुकूमत कितनी उससे सहमत या उससे मुत्तफिक होगी। वो हालांकि बैरूनी की हुकूमत है, उसके बावजूद अब उसमें जो पावर में लोग आ जाते हैं, पावर में आ जाने वाले आमतौर से रीयूनिफिकेशन अक्सर ऐसा होता है कि नहीं चाहते, इसलिए नहीं हुआ दुनिया में, वरना बहुत हो जाते। मसलन भुट्टो ने नहीं चाहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अगर वो इलेक्शन हुआ था उसे तस्लीम करते, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने देते तो वो मुल्क, दोनों एक मुल्क होता, वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सिर्फ इसलिए टूटा कि उनका कि ये तो फौज भेज दी वहाँ पर कि नहीं ये इलेक्शन हमें तस्लीम नहीं है। तो उनका अपना इंटरेस्ट था। ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त कि टूट जाएगा, तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन मैं बनूं इन दोनों के ऊपर, हार गए तो आप छोड़ दीजिए सीट नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने डिवीज़न पसंद किया। तो होता ये है कि सियासी मफादात होते हैं बहुत सी जगहों पर ऐसे कि जो पावर में है उसकी हो सकता है पावर डाइल्यूट हो जाए, पहले से कम हो जाए। अगर कहीं यूनाइट होकर दूसरे कंट्रीज जुड़े तो अगर ऐसा है कि पावर कुछ डाइल्यूट होगी तो वो नहीं चाहेंगे। अब ये तो वो खुद फैसला करेंगे। वो चाहे उन्हीं के पार्टी के चीफ ने कहा हो, तो अगर उनकी पावर उनको महसूस होगा कि इससे कुछ पहले के मुकाबले में डाइल्यूट हो जाएगी तो नहीं चाहेंगे। ये खाली इनका बयान रह जाएगा जो बयान था सिंसियर। और हमेशा ऐसा होता है कि जब नहीं होता तो वो जो पावर में जो लोग होते हैं उनके पावर में रहने की कोशिश की वजह से सियासी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मुल्क आपस में नहीं जुड़ पाते। अवाम का हमेशा इसमें इंटरेस्ट होता है कि जुड़ जाए। दुनिया में सब जगह ऐसे ही हुआ है कि अवाम का मफाद इसमें रहा है कि आपस में जुड़े, लेकिन हुकूमतों का अक्सर नहीं रहा है। अब यहाँ की क्या पोजीशन आगे होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल उनका अपना बयान जो है वो एक अहमियत रखता है। उनके बहुत बड़ी तादाद में मानने वाले हैं। ये तक हो चुका है पहले, अब तो नहीं। अब कुछ पावर इक्वेशंस बदल रही हैं। ये तक हो चुका है कि अगर वो बीच में नाराज़ हुए वाजपेयी और अडवाणी से थोड़ा सा किसी बात के ऊपर, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी सपोर्ट कम कर दी और वो हार गए सब। तो ये अब हो सकता है कि ऐसी पोजीशन न हो। उन्होंने कुछ बातें जो बहुत अहम कही हैं, मैं उन पर कुछ बात करना चाहता हूँ। मसलन उसमें एक बात ये कही कि, और बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि उस पर आपके या हमारे भी सोचने की कुछ बात है। मफाद तो दोनों मुल्कों के लोगों का या तीनों मुल्कों के लोगों का ज़बरदस्त है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं कहा। नाम तो लिया पाकिस्तान का, नाम लिया बांग्लादेश का, नाम लिया अफगानिस्तान का, उसके अलावा नाम नहीं लिया। लेकिन मैसेज क्लियर था सबको, इसलिए कि ये कहा 2 मरतबा साफ साफ कि वो मुल्क जो कभी इसके अंदर थे, पुराने भारत के अंदर जो मुल्क थे, वो अगर वापस जुड़ जाएं तो उन सब का मफाद है इसके अंदर। और टूटने के बाद वो कभी खुशहाल नहीं रह सके आज तक। इनमें से हर मुल्क जो है वो अपने अपने मसाइल भुगत रहा है। तो हर से मतलब उनका सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था, नेपाल भी था और दूसरे और ममालिक भी थे, अफगानिस्तान भी। नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। आज की डिप्लोमेसी में मुमकिन नहीं है कि नाम लेते वो। तिब्बत है जिसका क्लेम इनका ये है कि पहले इसमें था, यह दावा इसमें है कि अखंड भारत के अंदर था, तो नाम नहीं ले सकते अभी चूँकि चाइना के पास है, तो उसके अंदर सियासी तौर पर बहुत उथल पुथल हो जाएगी। लेकिन ये साफ था कि वो जो पहले एक टुकड़ा था और एक भारत था, उसके जो लोग भी अलग हुए वो कभी खुशहाल नहीं रह सके, खुश नहीं रह सके और हमेशा मसाइल और परेशानियों के अंदर रहे। वापस जुड़ जाए तो उन सबके लिए, उन सबके हित में होगा। तो ये एक ऑफ़र है, ये खाली अब इस मरतबा ऑफ़र है। इससे पहले खाली ऐसे ऐलान होते थे अपने कुछ लोगों को एक मैसेज देने का। ये ऑफ़र ढका छुपा ऑफ़र है दूसरे बहुत से मुल्कों को जो यहाँ से गया है कि इस पर गौर करो,
कि रीयूनाइट हो जाए। उसमें दूसरी अहम बात जो मैंने पहले कही थी, एक पहली अहम बात ये कि ये ऑफ़र था तो फिर ये एक संजीदा बात थी। दूसरी अहम बात ये कि ये जंग से नहीं होगा। जाहिर बात है कि जानते हैं कि जंग से नहीं हो सकता। ये जानते हैं कि जब ऑफ़र दे रहे हैं तो उनसे कहा जाएगा, बातचीत ऑफ़र जब किया जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि हम तो ताकतवर हैं, जीत लेंगे तुम्हें। दुनिया जानती है नहीं जीत सकते। तो जब ऑफ़र दिया गया तो फिर साथ में ये कहा गया, जिसे कंसिलिएशन की बात कहते हैं, कि जंग से नहीं मुमकिन है जोड़ना, ये धर्म के आधार पर होगा। अब इसके आगे की चंद बातें, यानी कितने मुसलमानों के कितना इंटरेस्ट में, मैं खाली मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सारे अवाम के इंटरेस्ट में, हर कम्युनिटी के अवाम के इंटरेस्ट में, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा, ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा, सबसे पावरफुल, और सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी होगी, अनमैच्ड। ये चाइना वाइना सब बहुत पीछे जाएंगे। अभी तो वो उनकी परचेजिंग करते हैं, उनसे हथियार उधर वो लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका पैसा खिंच कर उधर जा रहा है। ये एक मुल्क होने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा अगर कभी हो सके तो सबका एडवांटेज है। मैं मुसलमानों से मैं इतनी बात कहता हूँ, ये आपका NRC CAA भी नहीं बचेगा, इससे सब बहुत परेशान रहे ना, लगातार रहे सारे मुसलमान। किस बात से परेशान रहे? इससे रहे कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो गैर मुस्लिम आएंगे उन गैर मुस्लिमों को ये शहरियत देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, और मुसलमानों को तो यहीं से कुछ शहरियत खारिज करेंगे। ये जब सारे मिल जाएंगे तो इसका सवाल ही नहीं, वो तो मुसलमान भी इसके अंदर शामिल हुए, इसका तो मसला ही ख़त्म हो गया कि खाली सिखों को लेंगे या किसी जगह से, या खाली हिंदुओं को लेंगे या खाली ईसाइयों को लेंगे। अगर ये एक कंट्री हो जाए सारे तो ये सब NRC CAA ख़त्म, प्रोग्रेस जो कुछ है वो अपनी जगह तरक्की है। तो ये अनमैच्ड एक दुनिया का एक मुल्क होगा। ये होगा वो हिस्सा जब ये, जिसे वो कहते हैं, अभी आती रहती कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कि किसी के बयान में आती रहती। विश्व गुरु ताकत से तो नहीं बनेगा, लेकिन विश्व गुरु जो है वो वाकई बन सकता है, जहाँ पूरी दुनिया को लीड करने वाला, जिसका ऑफर उन्होंने दिया। पर बात हो, अगर बात होगी तो उससे बहुत कुछ पेशरफ्त होगी, बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगी। ट्रिमेंडसली एडवांटेज के अंदर है मुसलमानों के। तो फिर ये इन तंग नजरियों पर गौर करना होगा और हकीकत क्या है उसे समझना होगा। और इस पर मुझे मालूम नहीं, तो मैं कल उनका बयान आया, आज मैं कहने वाला हूँ इस बात को, कितने लोगों तक जाती है, कितनों की समझ में आती है। होता यही रहा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और हमेशा सारी मिस हो जाती हैं, इसलिए कि नहीं लोग यूनाइट होते, और इसलिए नहीं होते कि वहाँ फिर लीडरशिप का मसला आता है। जिनका मुख्तलिफ टुकड़ों के ऊपर या हिस्सों के ऊपर कंट्रोल है, वो कंट्रोल खिसक जाएगा। बड़े से बड़े जो सबसे पॉपुलर लीडर और मुसलमान की कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं? अगर किसी दफ़ा भीड़ इकट्ठी करना चाहें और कोई रुकावट नहीं हो तो 5-7 लाख आ जाएंगे। यानी ऐसे थोड़ी कि चले सब आ रहे, कोई अगर बड़ा ये 6-7-8 लाख इनके होते तबलीगी जमात के इज्तिमा, जहाँ इंडिया भर से लोग आते हैं। इनका तो एक आदमी जो है वो 20-20 लाख ले लेता है, जो और ज़्यादा बड़ा अगर निकल कर आए और वो कोई कॉल दे तो, और जगह ही नहीं होती इतनी, वरना 50 लाख और 1 करोड़ भी आएंगे। तो ये तो उनके मुकाबले में बचेंगे नहीं कुछ। मसला लीडरशिप का आता है ना, लीडरशिप तो नहीं होने देगी। आवाम की समझ में आए तो अपने अपने मजहबी गिरोह की लीडरशिप रखें, बस उसी हद तक, अपने अकायद की हद तक, उससे आगे नहीं। जो सबके मफाद की बात है उसमें तो थोड़ा सा आगे बढ़ें और बात करें, वरना तारीख में जो बड़े बड़े मौके आए उनमें से एक ये मौका भी है कि हम यहाँ उधर से आई इतनी बात और चलें आगे, और बहुत लोग होंगे साथ देने वाले, चला रहे हैं जगह जगह तहरीक अपनी। जो फिर बात अखंड भारत की, इसे और समझ लें, ये तो इन्होंने चंद मुल्कों की बात की थी, असलन वो फिर लंबी तफसील में यहाँ नहीं रख रहा कि असलन तो भारत इनके ग्रंथों में पूरी दुनिया को कहा था। एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जब ये वाकई दुनिया की लीडरशिप हाथ में आएगी, तो उस वक्त वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो प्रोसेस पूरी दुनिया को यूनाइट कर सकता है। ये शेख चिल्लियों की बातें नहीं हैं। वो चीज़ जो अल्लाह ने फरमाया था अर्दुल्लाह अन्नास के लिए,
जो अल्लाह की ज़मीन है, ये टुकड़े तो फर्जी किए हुए लोगों ने कि इधर से जाने वाला जो है, जिनके पास जब पावर थी उस पर कब्जा किया था कि इधर से इधर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा तुम्हें। ये तो जिसके पास पावर आती गई वो अपने टुकड़े बनाता गया और फिर वहाँ से चले आ रहे हैं, कभी एक दूसरे पे कब्जा करके इधर कोई बड़ा कर लेता है, कोई छोटा हो जाता है। असलन पहले ये डिविजन्स नहीं थे, न ये वीज़ा थे, न ये पासपोर्ट थे। तो फिर ये ज़मीन बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए, अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, दोनों के लिए बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ है। जब जुड़ते हैं तो उसके अंदर भला होता है सबका।